नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य के साहित्यिक आंदोलनों में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत 1936 से हुई और 1943 तक यह आंदोलन चला। यानी प्रगतिवादी धारा की काल सीमा 1936 से 1943 तक रही है। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, हमेशा याद रखिए कि दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। बहुत सीधा है। छायावाद के विषय में हमने देखा था कि छायावाद गांधीवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, तो प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य छायावादी साहित्य से कई अर्थों में अलग थलग है। जहां छायावाद में व्यक्तिवाद है, वहीं प्रगतिवाद में समाजवाद है, सामाजिक चेतना है। जहां छायावाद में मय शैली है, वहीं प्रगतिवाद में सामूहिक शैली है। वर्ग समूह की बात करने वाली धारा है प्रगतिवादी धारा। छायावादी रचनाओं में कल्पनाशीलता है, वहीं प्रगतिवादी धारा सामाजिक यथार्थवाद की बात करती है। छायावादी रचनाएं रहस्यवाद से जुड़ी हुई हैं, जबकि प्रगतिवादी रचनाओं में समस्या मूलकता है। रहस्य में ना डूबकर जीवन जगत की समस्याओं से टकराने की कोशिश है। दोस्तों, छायावादी साहित्य की भाषा लगभग तत्समनिष्ठ हिंदी है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य में देशज और तद्भवनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। आप ऐसे भी समझें कि छायावादी साहित्य का काव्य नायक अभिजात्य है, वह महामानव है। कहीं राम है तो कहीं मनु है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य का काव्य नायक खेत खलिहान और खानों में काम करने वाले किसान और मजदूर हैं। दोस्तों, छायावादी साहित्य अभिजात्य चेतना के साथ साथ रहस्य लोक कल्पनाशीलता में पाठक को डुबाने की एक कोशिश है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य जीवन जगत, वैश्विक और अपने आसपास के परिवेश की समस्याओं से टकराने की कोशिश है। आलोचकों ने लिखा कि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का एक प्रकार से अंत भी घोषित किया और प्रगतिवाद की शुरुआत भी घोषित की। 1936 में उन्होंने युगांत नामक रचना को लिखा और मानो छायावादी युग का अंत घोषित कर दिया, तथा युगवाणी के द्वारा प्रगतिवादी साहित्य को मानो वाणी देने की कोशिश की हो। कई ऐसी बातें रही हैं, कई ऐसे सामाजिक, भारतीय और यहाँ तक कि वैश्विक परिवेश और उनसे जुड़ी परिस्थितियां रही हैं, जिन्होंने प्रगतिवादी साहित्य का निर्माण किया। देखा जाए तो भारत में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट दल की स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट दल, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय कृषक महासंघ की स्थापना। ये वही 1930 का दशक था जब ट्रेड यूनियंस हावी थे, मजदूर दलों के संघ गठित हो रहे थे, मजदूर दल विकसित हो रहे थे। किसानों और मजदूरों की चेतना न केवल भारतीय स्तर पर उजागर थी, बल्कि वैश्विक परिवेश में भी ऐसी कई घटनाएं घट रही थीं। यदि चीन और रूस की क्रांति की बात करें तो ऐसी क्रांतियों ने
मजदूरों की संगठनात्मक शक्ति को, किसानों की शक्ति को पहचानने की कोशिश की। यदि साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 1930 के ही दशक में लंदन और पेरिस में ऐसी कई संस्थाएं विकसित हो रही थीं जिनसे प्रगतिवादी धारा का जन्म हुआ। लंदन और पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 3 भारतीय 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं, जिनमें मुल्कराज आनंद, भवानी भट्टाचार्य और सज्जाद जहीर की मुख्य चर्चा की जा सकती है। दोस्तों, यही प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी पहली बैठक भारत में 1936 में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन में अध्यक्षता करते प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्यकार का काम मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो चारण भाटों, मस्खरों और मदारियों का है। उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि मेरी समझ में साहित्य वह है जिसमें उक्त सामाजिक चिंता हो, जिसमें राष्ट्रीयता और मानवता का भाव हो, क्योंकि अब अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। दोस्तों, प्रेमचंद ने अपनी प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करते हुए अन्यत्र यह लिखा कि अब साहित्य में अभिजात्य के लिए कोई स्थान नहीं है। ईश्वर, देवता और राजा को नायक बनाकर साहित्य लिखा जाना अब प्रासंगिक नहीं, बल्कि साहित्य का नायक वह होगा जिसकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें चमक रही हों। उन्होंने यह तय कर दिया। उन्होंने साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बदल दिया। गलद अश्रुओं की चर्चा की। होठों की लाली और कपोलों की सुर्खी की जगह उन्होंने गलद अश्रुओं, गाल पर गिर रहे अश्रु बिंदुओं को सौंदर्य का विषय बना दिया। राजा की जगह उनका नायक अति सामान्य है। इसलिए यह माना गया कि प्रेमचंद से ही प्रगतिशील साहित्य भारतीय साहित्य धारा में गतिशील हुआ। 1936 में शुरू इस साहित्यिक आंदोलन के 3 बड़े रचनाकार थे। सबसे पहले रचनाकार की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, दूसरे केदारनाथ अग्रवाल, तीसरे त्रिलोचन। इनके अलावा और भी कुछ रचनाकार थे, जैसे शमशेर बहादुर। मुक्तिबोध भी कुछ हद तक मार्क्सवादी प्रगतिवादी रचनाकार थे। दिनकर की रचनाओं में भी प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है। शिवमंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी मार्क्सवादी रचनाकार थे। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य की केंद्रीय चेतना सामाजिक यथार्थवाद है। यह सामाजिक यथार्थ कल्पना में डूबने और रहस्य लोक में विचरण करने की जगह अपने इर्द गिर्द की समस्याओं से सीधे टकराने का नाम है। नागार्जुन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि साहित्य को सामाजिक समस्याओं से टकराना होगा। इसलिए यह माना भी गया कि नागार्जुन की रचनाएं समसामयिक समस्याओं से सीधे टकराती हैं। उन्हें अखबारों के कतरन का कवि कहा गया। यह सामाजिक यथार्थवाद शोषण को बखूबी उभारता है। यथार्थवाद यह मानता है कि चाहे सामंती समाज रहा हो या पूंजीवादी समाज, या सामंती पूंजीवादी समाज के बाद लोकतंत्र की स्थापना, किसानों मजदूरों का शोषण बदस्तूर जारी रहा है। शोषणकारियों के सिर्फ चेहरे बदले हैं, शोषण का स्वरूप नहीं बदला है। नागार्जुन ने लिखा कि अब की कलयुग में रावण नंगा होकर नाचा है। सकल सूरत वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। दोस्तों, यह सामाजिक यथार्थवाद
भीतर तक गड़ी हुई सच्चाइयों को उभारने का नाम है। चाहे पूंजीवादी शोषण हो, चाहे सामंती शोषण हो, यथार्थवाद का काम है वर्ग संघर्ष को जन्म देना। किसानों, मजदूरों, निम्न वर्ग या सर्वहारा को चेतनशील बनाना, वर्ग चेतन बनाना, उन्हें वर्ग समूह से जोड़ना और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ वर्ग संघर्ष के लिए प्रेरित करने का काम ही सामाजिक यथार्थ का काम है। नागार्जुन की रचनाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान यानी पराधीनता के दौरान या स्वाधीनता के समय देखा जाए तो वही शक्तियां आपसी साठगांठ करके किसानों मजदूरों का खून पी रही थी। इसलिए उन्होंने लिखा भी कि खादी ने मलमल से गुपचुप साठगांठ कर डाली है, अब तो टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। यह समझा जा सकता है कि सामंती शोषण खत्म नहीं हुआ, अवशिष्ट सामंती शक्तियां पूंजीवादी काल में भी बनी रहीं। जो लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से सामंतवाद खत्म हो गया, तो आप भ्रम में हैं, मुगालते में, क्योंकि अंग्रेजी पूंजीवादी शक्तियों ने सामंती शक्तियों को अपना एजेंट बनाया। स्थायी बंदोबस्त आपको याद होगा किस प्रकार जमींदारों को एजेंट बनाया गया। महाजनों को ये शक्तियां, साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियां खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि इनके लिए तो संस्थाएं बना रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सामंती शक्तियां उन्हें भरपूर मदद कर सकती हैं, उनके शोषण को पुख्ता बना सकती हैं। दोस्तों, अवशिष्ट सामंती शक्तियां पूंजीवादी शक्तियों के लिए एक प्रकार मददगार साबित हुई। तो जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो अवशिष्ट सामंती शक्तियां और पूंजीवादी शक्तियों ने लोकतंत्र में सहभागिता निभाई। कई ऐसे प्रसंग रहे हैं जिन पर यदि आप विचार करें तो समझ पाएंगे कि आज़ादी के बाद भी ऐसी शोषणकारी शक्तियां खत्म नहीं होती। और इसीलिए नागार्जुन बेबाक मुंहफट अंदाज में लिख पड़ते हैं। लिखते हैं, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली, लूटपाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। सामाजिक यथार्थवाद इस बात में विश्वास करता है कि शांति से या अहिंसा से या हृदय परिवर्तन से समाज नहीं बदल सकता या शोषण खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए नागार्जुन जैसे रचनाकारों की रचनाएं लगभग सभी स्तरों पर गांधीवाद का उपहास भी करती हैं। लिखते हैं नागार्जुन, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। गांधी जी लंदन गए, लौट आए, बोलो आजादी मिली, असली मिली या नकली मिली। जब समाज में चारों ओर चौतरफा शोषण व्याप्त हो, किसानों मजदूरों की यातनाएं मुंह बाए खड़ी, उनका खून पीने को साम्राज्यवादी शक्तियां आतुर हों, तो भला ऐसे समाज में शांति और अहिंसा की कविता कैसे लिखी जा सकती थी। लिखते हैं, कैसे लिखूं मैं शांति की कविता, जहां गिरिजन बहुजन भूखे नंगे, हम तो फिरे बन बन में, खुद तुम रेशमी साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में, महंगाई की सुर्पणखा को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सिर पर डाल रही हो। तो दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य की सबसे बड़ी चेतना या केंद्रीय चेतना सामाजिक यथार्थवाद है। यह सामाजिक यथार्थवाद शोषण के विरोध में खड़ा है। इस सामाजिक यथार्थवाद का काम है सर्वहारा अर्थात किसानों मजदूरों की संगठनात्मक शक्ति को वर्ग संघर्ष के लिए प्रेरित करना तथा पूंजीपतियों के खिलाफ उन्हें एकजुट करना। प्रगतिवादी साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी चेतना है प्रकृति चेतना। याद रखिए, छायावाद की प्रकृति एक प्रकार से अभिजात्य मूलक है। छायावाद में प्रकृति सैलानियत से भरी हुई है,
पर्यटकों की दृष्टि से उस प्रकृति को समझा जा सकता है। उसमें सौंदर्य है, उसमें व्यवस्था है, सुंदर पहाड़, दूर दराज की प्रकृति, जिन्हें हम कल्पना में सिर्फ देख सकते हैं। परंतु प्रगतिवादी प्रकृति, जैसा कि आपने देखा, प्रगतिवादी साहित्य के केंद्र में किसान और मजदूर है, सर्वहारा है। यही वजह है कि प्रगतिवाद की प्रकृति सर्वहारा की ही प्रकृति है। किसानों मजदूरों के आसपास के परिवेश को ही यहाँ रखा गया है। खेत, खलिहान, नदी, नाले। दोस्तों, यहाँ चना भी बीते भर का ठूंठ चना हीरो की तरह, नायक की तरह खड़ा है। बीते भर का हरा ठिगना चना, शीश पर गुलाबी मुरेठ बांधे गुलाबी फूल का देखो तो कैसे सजकर खड़ा है। दोस्तों, यहाँ सुअर भी मादरे हिंद है, मानो हिंद माता की बेटी है। यहाँ कानी कुतिया भी नायिका है। नागार्जुन अपनी कविता अकाल और उसके बाद में लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यह समझा जा सकता है कि किसानों और मजदूरों की आंखों देखी प्रकृति, बेशक वह भदेश हो, बेशक वह गंदी मैली कुचैली हो, लेकिन प्रगतिवादियों ने उसी प्रकृति को नायक बनाया, नायिका बनाया। दूसरी बात यह कि प्रगतिवाद में प्रकृति के प्रति मानवीकरण का भाव और गहरा होता गया। द्विवेदी युग से प्रकृति के प्रति मानवीकरण की शुरुआत हुई थी। छायावाद में यह मानवीकरण थोड़ा और बढ़ा, किंतु प्रगतिवाद आते आते प्रकृति के प्रति मानवीकरण का भाव ऐसा गहरा हुआ कि रचनाकारों ने अपने दुख दर्द से कहीं अधिक प्रकृति के दर्द, प्रकृति की पीड़ा को समझने की कोशिश की। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी साहित्य में प्रकृति का सबसे सशक्त रचनाकार माना गया। उन्हें हवा एक शरीर, एक शैतान चंचल लड़की की तरह नजर आती है, तो नदी उदास नारी की तरह। लिखते हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती। नदी के विषय में लिखते हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी, उसके दर्पण पर अंबर का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। मानो नदी की उदासी तक ये रचनाकार पहचान रहे थे। इन रचनाकारों ने सरसों और धूप में भी मानो सजीव मानवी पात्र को देखने की कोशिश की। लिखते हैं ये रचनाकार, धूप खिली है चांदी की साड़ी पहने, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, मानो दो हमजोलियां गले मिली। उन्हें धूप मैके आई बेटी की तरह मगन नजर आती है। तो यह माना जा सकता है कि प्रगतिवाद में प्रकृति चेतना के प्रति अति मानवीकरण का प्रयोग देखा जा सकता है। दूसरी बात कि यह प्रकृति जन सामान्य के परिवेश की प्रकृति है। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य में नारी चेतना को भी केंद्र में रखा जा सकता है, परंतु छायावादी नारी और प्रगतिवादी नारी में जमीन आसमान का अंतर है। छायावादी नारी अभिसारिका नारी है, वह अभिजात्य कुल की नारी है, वह शेखी से भरी है, नजाकत से भरी है। कहीं वहाँ जूही की कली है तो कहीं वहाँ श्रद्धा है, तो कहीं ईड़ा तो कहीं सीता। लेकिन प्रगतिवाद में नारी किसान मजदूर की पत्नी, खेतों और खलिहानों खानों में काम करने वाली मजदूर स्त्रियां हैं। रामविलास शर्मा एक ऐसी ही स्त्री का चित्र खींचते हैं। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी होती वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी झुककर, इधर उधर वह मेड़ हटाती, रुकते जल की धार बहाती। मजदूर स्त्रियां ही छायावाद प्रगतिवादी कविता में नायिका बनकर आती हैं। गोबर और मिट्टी में सने उनके हाथ सौंदर्य के विषय हैं।
दोस्तों, आलोचकों ने यह माना कि छायावादियों ने तो नारी को सिर्फ प्रेमिका के रूप में देखा, परंतु प्रगतिवाद में नारी प्रेमिका नहीं है, वह जीवन और जगत की समस्याओं में हाथ बटाने वाली पत्नी है। इसलिए प्रगतिवादी नायिका दाम्पत्य जीवन से जुड़कर आती है, वह पत्नी बनकर आती है। त्रिलोचन नारी चेतना के सबसे सशक्त रचनाकार माने गए। उन्होंने लिखा, मुझे जीवन और जगत का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा। उन्होंने लिखा कि जिंदगी मिली है मुझे फूल में या धूल में, जो भी सही तुम्हारे बिना जीवन का मोल तोल किया नहीं जाता। आज मैं अकेला हूं पर अकेला जिया नहीं जाता। यह दाम्पत्य जीवन प्रगतिवादी रचनाकारों के लिए प्रेरणा का विषय है, ऊर्जा का विषय है। छायावाद की नारी व्यक्ति को काट कर किसी कल्पना लोक में ले जाती है, लेकिन प्रगतिवादी नारी व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं से लड़ने, उनसे उलझने, जूझने की शक्ति देती है। इसलिए रचनाकार लिखते हैं, तुमाई जैसे आता है छीमियों में रस, तुमाई जैसे चलते चलते पैरों में धंस जाता है कांटा। ये समझा जा सकता है कि प्रगतिवादी नारी व्यवहारिक नारी है, दाम्पत्य जीवन के नोक झोंक से भी जुड़ी हुई है, उसमें प्रेम भी है, उसमें साहचर्य भी है, उसमें उमंग भी है, कहीं ना कहीं उसमें काम संबंध भी है। वह श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि वह तो ऊर्जा का विषय है। प्रसाद की तरह ये प्रगतिवादी नहीं मानते कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, बल्कि नारी को तो जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य की भाषा देशज और तद्भवनिष्ठ है। यहाँ भी मुक्त छंद शैली का प्रयोग किया गया, यानी छंदों के बंधन अब धीरे धीरे खारिज होने लग गए, अलंकार धीरे धीरे टूटने लग गए। पंत जी ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था, छायावाद के लगभग अंतिम सीमा पर, कि तुम जन जन में वहन कर सको मेरे विचार, वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, अब खुल गए छंद के बंध और प्रास के रजत पाश, अब वाणी हुई मुक्त और कविता आयास। तो छंदों अलंकारों के बंधन तो छायावाद से ही टूटने लग गए थे। प्रगतिवाद तक आते आते पूरी तरह कविता मुक्त छंद शैली की दिखाई पड़ी। तत्समनिष्ठ भाषा की जगह तद्भव और देशजनिष्ठ शब्दों के प्रयोग देखे गए। यहाँ बिंब और प्रतीक जो लिए गए वो भी किसानों मजदूरों के जीवन से। मैं रहूं ना रहूं तुम जियो ऐ दोस्त, नौजवान की तरह खेत में झूम रहे धान की तरह। जरा समझिए, ये जीवन के लिए प्रतीक लेते हैं झूमता हुआ धान। इनके लिए चूल्हे में रोने की चेतना, ये चूल्हे का रोना हुआ पकड़, चूल्हे का रोना पकड़ सकते हैं, चक्की की उदासी पकड़ सकते हैं। इसलिए यह माना गया कि प्रगतिवादी साहित्य में प्रकृति और नारी के प्रति यथार्थवादी किंतु अति संवेदनशील चेतना दिखाई पड़ी। दोस्तों, प्रगतिवादी साहित्य का अंत अपने आप में विवादित रहा है। कुछ आलोचकों ने लिखा कि प्रगतिवादियों ने ही प्रगतिवादी साहित्य का अंत भी घोषित कर दिया। यह माना गया कि प्रगतिवादी साहित्य के कुछ रचनाकार ऐसे रहे जो सिर्फ मार्क्सवाद के नाम पर अनुभूति रहित केवल शुष्क अभिव्यक्ति की कविता लिख रहे थे। चीन, रूस, लाल सलाम के गीत गा रहे थे, बिना किसानों मजदूरों की पीड़ा को जाने। कुछ रचनाकार ऐसे थे जो पूरी तरह अभिजात्य मूलक थे, लेकिन किसानों की दर्द गाथा लिख रहे थे। अर्थात अनुभूति रहित अभिव्यक्ति ने ही प्रगतिवादी साहित्य का अंत घोषित किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई हों। इसे सुने, लिखें, आगे और भी इस पर बात करते रहेंगे। तब तक नमस्ते दोस्तों।